बस बस, अब बहुत हो गया। अब इस मीना की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगी। कमरे में दाखिल होते ही वंदना शुरू हो गई। मैंने कह दिया ना कि अब से तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। सुन लो मीना, तुम अभी के अभी यह घर खाली कर दो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। मीना हैरान हो गई वंदना की बातें सुनकर। लेकिन भाभी, हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन भाभी, मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, मेरी बला से। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। वंदना का दिल पिघलाने के लिए मीना आखिरी अस्त्र का प्रयोग करते हुए उनके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सिर उनके पैरों पर रख कर बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना सामान खुद बाहर निकालोगी कि मैं वॉचमैन से कहकर बाहर फेंकवाऊं? वंदना खिड़की से चोर निगाहों से अमित के घबराए हुए चेहरे को देख रही थी। वे ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे, साथ ही बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। वंदना की कड़कती आवाज़ और उसके क्रोध से मीना डर गई और निराश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज अमित ने वंदना के विश्वास को तोड़ा था। वंदना के मन में विचारों की उमड़ घुमड़ मची हुई थी। 30 वर्ष से उसका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। अमित जैसा पति पाकर वह सदा से अपने को धन्य मानती थी। वे मस्त मौला और हंसोड़ स्वभाव के थे। बात बात में कह कहे लगाना उनकी आदत थी। रोते हुए को हंसाना उनके लिए चुटकियों का काम था। अमित बहुत रसिक मिजाज भी थे। वंदना 2 प्यारी प्यारी बेटियों की सारी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी थी। रकुल और सुहाना दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा चुकी थी। वह और अमित दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। बड़ी बेटी रकुल की शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, परंतु वह मां नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद IVF से वह गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए वंदना का जाना आवश्यक था। लेकिन वह निश्चिंत थी, क्योंकि उसे मीना पर पूर्ण विश्वास था कि वह घर और अमित दोनों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती थी। अमित हमेशा से छोटे बच्चे की तरह थे। अपने लिए 1 कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। मीना के रहने के कारण वंदना बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। कुछ दिनों बाद रकुल के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अमित भी गुड़िया से मिलने आए थे। वे 2-3 दिन वहाँ रहे थे और चिर परिचित अंदाज में बेटी रकुल से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतज़ाम करके आना चाहिए था। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे। वंदना शर्मा गई थी। वह धीमे से बोली थी, आप भी बच्चों के सामने तो सोच समझ कर बोला करिए। वह चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थी। मुंबई से वह 3 महीने तक नहीं लौट सकी। रकुल की बिटिया बहुत कमज़ोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वह 10 दिन तक उस मायन में रही थी। रकुल के टांके भी नहीं सूख पा रहे थे, इसलिए वह चाह कर भी जल्दी नहीं लौट सकी। उसका लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ। इसलिए आखिर में जब उसकी टिकट आ गई तो उसने मन ही मन अमित को सरप्राइज़ देने के लिए सोचकर कोई सूचना नहीं दी और बेटी रकुल को भी अपने पापा को बताने के लिए मना कर दिया। दोपहर का 1 बजा था। वह एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुंची। गाड़ी पोर्च में खड़ी देखकर उसका मन घबराया कि आज अमित इस समय घर पर क्यों है। वह दबे पांव घर में घुस गई। उसको बेडरूम से मीना और अमित के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने को रोक नहीं पाई। उसने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। मीना बेड पर लेटी हुई थी। यह देख वंदना की आंखें शर्म से झुक गई। मीना तो पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु अमित इतना गिर जाएंगे, वह भी इस उम्र में। वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। आज अमित को देखकर लग रहा था, उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। इतने दिन बाद घर आने की उसकी सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि वह जलते हुए रेगिस्तान में अकेली झुलस कर खड़ी हुई है। दूर दूर तक उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी अपने को संयंत्र कर उसने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया था। जानी पहचानी आवाज़ अमित की थी। मीना, देखो इस दोपहर में कौन आ मरा। मीना अपनी साड़ी और बाल ठीक करते हुए दरवाजे तक आई।
उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झाँका। वंदना को देखते ही उसके होश उड़ गए। वंदना ने जोर से पैर मारकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। अमित और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। वे पत्नी को अचानक सामने देख आश्चर्य से भर उठे थे। अपने को संभालते हुए बोले, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैं तुम्हारी रंगरेलियाँ कैसे देख पाती? तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे बुखार था, इसलिए मीना से मैंने सर दबाने को कहा था। अमित, कुछ तो शर्म करो, मिमियाती सी धीमी आवाज़ में अमित बोले। तुम जाने क्या सोच बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वंदना ने हिकारत से अमित की ओर देखा था। क्रोध में वह थर थर काँप रही थी। उसने जोर से मीना को आवाज़ दी, वाह मीना वाह, तुमने तो जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया। सब लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते रहे, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी थी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं दिखना चाहती। वंदना आज खुद को कोस रही थी, क्यों मीना पर इतना विश्वास किया। वह ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर में अमित उसके लिए खुद चाय बना कर लाए। उसके पैरों के पास बैठकर धीरे से बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह तो मैं बोर हो रहा था, इसलिए टाइम पास करने के लिए उससे बातें कर रहा था। अमित, तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, सहसा उस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो, यह सब कब से चल रहा था? वंदना, तुम्हारी कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। तो ठीक है, जो बाकी है वह भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो मैं फिर से चली जाती हूँ। रकुल को इस समय मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भागी आई हूँ, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुकी हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मीना की सिसकियों की आवाज़ और सामान समेटने की आवाज़ बीच बीच में आ जाती थी। घर उजड़ रहा था। वंदना दुखी थी। उसे मीना से ज़्यादा अमित दोषी लग रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्यों दोष दें। कुछ भी हो, मीना को यहाँ से हटाना आवश्यक है। वह उस घड़ी को कोस रही थी जब उसने मीना को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। लगभग 20 वर्ष पहले मेनका जी ने मीना को उसके पास काम के लिए भेजा था। उसकी काम वाली हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी सास के सारे काम करते करते उसकी हालत खराब थी। उसे नई काम वाली की सख्त ज़रूरत थी। मेनका जी ने कह दिया था, मीना नई है इसलिए निगाह रखना। वह अतीत में खो गई थी। मीना का जीवन तो उसके लिए खुली किताब है। 20 वर्ष की मीना का रंग दूध की तरह सफ़ेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निरीहता था। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए तो दूसरे को गोद में उठाए हुए कातर निगाहों से काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त ज़रूरत थी। उसके माथे के जख्म को देख वंदना पूछ बैठी थी, ये चोट कैसे लगी तुम्हारे? मीना धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसिया फेंक कर मारा था। वह माथे को छूता हुआ निकल गया था। उसी से घाव हो गया है। ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ। यहाँ नई हूँ, इसलिए ज़्यादा किसी को जानती नहीं। वंदना को मीना पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? वह पूछ बैठी थी। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती वे दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है। 2 बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। वंदना को रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे जूठे बर्तन याद आ रहे थे। उसने मीना से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किए, स्टैंड में लगाए। स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोछा भी लगा दिया था। उसके काम से वह निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे वह उसकी मुरीद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौने से खेलते और बचा खुचा खाना खाते। मीना मेरे घर के सारे काम को मन लगाकर करती थी। मेहमानों के आने पर वह घर के कामों के लिए ज़्यादा समय देती। वह भी उसका पूरा ध्यान रखती। 30 त्योहारों पर वह बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती थी। मीना भी वंदना के एहसान तले दबी रहती थी। वंदना को अपना आत्मीय समझ वह
अपने दिल की बातें कह देती थी। 2 छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। मीना ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया था। कहीं झाड़ू तो कहीं बर्तन तो कहीं खाना बनाना। वह देखती थी जैसे चिड़िया अपनी चोंच में दाने भरकर सीधा अपने घोंसले पे रुकती है, वैसे ही वह कहीं से कुछ मिलता तो सब इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती थी। कपड़े मिलते तो उन्हें काट पीट कर बच्चों की नाप के बनाकर पहनाती। उसकी काम से वंदना बहुत प्रभावित थी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उसे दे दी थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी। मीना एक दिन ललित को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। वंदना उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली थी कि आदमी को अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह दूसरा भी ना हाथ उठाने लगे। मीना ने खुशी खुशी बताया था कि वह मेरे बच्चों को अपनाएगा और वह पहले की तरह ही काम करती रहेगी। वह 10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। अमित को पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में, वह तुम्हें गच्चा दे गई, अब दूसरी ढूंढो, इसके भी पर निकल आए हैं। मीना अपने वादे की पक्की निकली। वह 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु यह क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब वह नई नवेली के रूप में थी। लाल बड़ी सी बिंदिया उसके माथे पर सजी हुई थी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, गोरे गोरे पैर पायल, बिछिया और रंगना से सजे हुए थे। हाथों में भर भर हाथ चूड़ियाँ और चटक लाल चमकीली साड़ी पहने हुए थी। वह चेहरे पर शर्म की लाली थी। वंदना ने मजाकिया लहजे में उससे पूछा था, क्यों री, क्या मंडप से सीधे उठकर चली आई है? अमित तो एक टक उसको निहारते रह गए थे। धीरे से बोले, ये तो छमक छल्लो दिख रही है। वह तो बहुत खुश थी कि चलो इसके जीवन में खुशियों ने दस्तक तो दी, जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को गॉसिप का एक नया विषय मिल गया था। काश उस दिन मिसेस गुप्ता की बात वंदना मान लेती। उन्होंने उसे सावधान करते हुए कहा था, इससे सावधान रहिएगा, यह बदचलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से हैं। रेखा जी ने नहले पर दहला मारा था। यह बहुत बदमाश औरत है, हम लोगों से साड़ी सूट मांग कर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही बेच देती है। वंदना तलखी से बोली थी। इन बातों से उसे क्या मतलब है? उसका काम वह ठीक से करती है, बस इतना ही काफ़ी है। मीना ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखा दिया गया था। ललित से शादी के बाद बच्चों से उसका ध्यान बंटने लगा था। वह बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेजकर ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना बनाकर इधर उधर घुमा करते थे। बेटा साहिल पान मसाला खाता, पैसा चुराकर जुआ खेलता। बेटी काजल चौल के लड़कों से नजरें लड़ाती। दोनों बच्चों की वजह से उसके और ललित के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। ललित भी नकली चेहरा उतार कर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वह काजल को लेकर आई थी। बोली, यह दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। काजल को देखे हुए उसे काफ़ी दिन हो गए थे। वह जीन्स कुर्ती पहन कर आई थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। वह स्वयं उस खूबसूरत परी को एकटक देखती रह गई थी। वह हाथ में मोबाइल पकड़े हुए थी। उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बजता रहा। वह कमरे से बाहर जाकर देर देर तक बातें करती रही। वह समझ गई थी कि काजल का किसी के साथ चक्कर जरूर है। उसने मीना को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। शायद वह भी इन बातों से वाकिफ थी। उसने ललित की सहायता से आनन फानन उसकी सगाई करवा दी थी। मीना खुश होकर लड़की वालों के द्वारा दिया गया सोने का हार उसे दिखाने भी लाई थी। उसने इशारों में उससे 10,000 रुपये की फरियाद भी कर दी थी। अमित ने उसे 10,000 देने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई थी। वे नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें मीना फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज़्यादा काम वही उन्हीं का करती थी। उनको रोज़ नहला धुला कर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती थी, रोज़ उनके पैरों में मालिश किया करती थी। उनकी नज़र से वह बदचलन औरत थी। काश उस समय वह उनकी बातों पर ध्यान दे देती तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। अमित और उसके डर से अम्मा जी उसे भगा नहीं पाती थी, वरना वे उसे एक दिन ना टिकने देती। कुछ ही दिनों में पता चला कि काजल अपने प्रेमी के साथ वह सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई। मीना के रोने धोने के कारण ललित ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वह
उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर बाद जब काजल की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले वह बेटी के पास पहुंची थी। यहाँ वहाँ भागकर चांदी के कड़े खरीद लाई थी और 5 फ्रॉक भी खरीद लाई थी। उसकी आवाज़ और चेहरे से खुशी झलकी पड़ रही थी। बोली थी, भाभी हम नानी बन गए हैं, वह है तो मेरी नातिन। वंदना मुस्कुराकर उसको देखती रह गई थी। मन ही मन वह बोली थी, कितनी भोली है बेचारी। उसने मीना को 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया था। उसे याद आया था कि जब सुहाना के बेटा हुआ था तो वह कितनी खुश हुई थी। अमित ऑफिस से आ गए थे। उन्होंने उसे रुपए देते हुए देख लिया था। वे बोले, यह बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब सीधा करती है। वह बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, ज़रूरत के समय वह हमेशा हाजिर रहती है। यह नहीं देखते आप ठीक हैं। इधर ललित दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वह रोज़ शराब पीने लगा था। वह पीकर देर रात में आता और हंगामा करता। अक्सर मीना पर हाथ भी उठाने लगा था। मीना सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन अमित वंदना से बोले थे, तुम्हारी मीना आजकल बहुत चुप चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है, पूछ लो उससे। यदि पैसों की ज़रूरत हो तो दे दो। नहीं, पैसे की बात नहीं है। ललित और साहिल दोनों शराब पीने लगे हैं। ललित किसी दूसरी औरत के चक्कर में भी पड़ गया है। अमित आश्चर्य से बोले थे, इतनी सुंदर और सलीकेदार औरत होने के बावजूद वह दूसरी पर मुंह मार रहा है। मीना इधर काम पर आती थी, उधर ललित की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वह उसके घर में ही अपना हक जताने लगी थी। यदि वह कोई शिकायत करती तो ललित मीना की पिटाई कर देता था। मीना किसी भी तरह अपने और ललित के रिश्ते को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता था तो वह मीना के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता था। वह पिघल जाती थी। यह सिलसिला काफ़ी दिन से चल रहा था। वह अपनी परेशानियों में उलझी हुई थी। इधर साहिल भी आवारा लड़कों के साथ चोरी, शराब आदि का शौकीन बन गया था। मीना के यहाँ वहाँ छिपाए हुए पैसे वह चुपचाप गायब कर लेता था और ललित का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा था तो बोला, हमारे मालिक ने हमें इसे ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन साहिल के पर्स में रुपयों की गड्डी को देख उसका माथा ठनका था, परंतु साहिल ने उसे पट्टी पढ़ा दी थी। वह भी ममता की मारी बुलावे में आ गई थी। परंतु एक दिन वह चौल की एक लड़की को फुसलाकर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने ललित और मीना को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। 4 दिन के अंदर पुलिस ने साहिल को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में साहिल को जेल में बंद कर दिया गया था। ललित की प्रेमिका सलोनी ने अपनी कोशिशों से ललित को छुड़ा लिया था। पुलिस ने मीना को भी छोड़ दिया था। अब ललित का घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसकी सौत सलोनी का हक ललित और उसके घर दोनों पर हो गया था। मीना लुटी पिटी वंदना के पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देख उसका दिल पिघल उठा था। अमित के लाख मना करने पर भी उसने मीना को घर पर रख लिया था। वह बहुत खुश थी। वंदना को मीना के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वह उससे घर व बाजार के सारे काम कराती थी। उसको यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अक्सर वह अपने बच्चों और ललित को याद करके आंसू बहाने लगती थी। यह देख वंदना का दिल पिघल उठता था। आज इसी मीना की वजह से उसके घर का सुख चैन लूट गया था। शाम ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसे बिजली जलाने का भी होश नहीं था। आज उसके जीवन में ही अंधकार छा गया था। वह जब से यहाँ आई अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज वह बहुत व्यथित थी। जीवन से निराश होकर उसका मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। अमित की आवाज़ से वह वर्तमान में लौट आई थी। वे उसे मोबाइल देकर बोले, लो, रकुल का 2 बार फ़ोन आ चुका है। कह रही है क्या बात है? माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है। सुबह यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उनको फ़ोन दीजिए, वे मुझसे बात करें। गुड़िया बहुत रो रही हैं। वंदना के हेलो बोलते ही रकुल खींच कर बोली थी, क्यों माँ? पापा मिल गए तो मुझे और मेरी गुड़िया सबको भूल गई। कम से कम पहुँचने की खबर तो दे देती। वंदना अपनी बेटी को जानती थी। यथासंभव अपनी आवाज़ को सामान्य करते हुए बोली थी, ना बेटा, फ्लाइट में फ़ोन बंद कर दिया था
और फिर उसे ऑन करना ही भूल गई थी। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर हींग मल दो, पेट दर्द से रो रही होगी। उसने फ़ोन काट दिया था। सामने खड़े अमित का मुंह उतरा हुआ था। वे हाथ जोड़कर उससे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफ़ी का इशारा कर रहे थे। वंदना कसम में थी। क्या उसका और अमित का इतना पुराना रिश्ता पल भर में टूट जाएगा? वह सिर पर हाथ रखकर चिंतित मुद्रा में बैठी थी। अमित अपने अनगढ़ हाथों से सैंडविच और दूध बनाकर लाए थे। वंदना, तुम मुझे जो चाहे वह सजा दे दो, लेकिन प्लीज़ पहले यह सैंडविच खा लो। वंदना को याद आया कि अमित को तो मधुमेह है और पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। अमित बोले थे, मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब वंदना ने सिर उठाकर अमित पर भरपूर निगाह डाली तो वे काफ़ी कमज़ोर दिख रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर उसका दिल कसक उठा था। यदि अमित को कुछ भी हो गया तो। उसने चुपचाप सैंडविच उठा ली थी। अमित ने भी सिर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया था। रात दिन मजाक करने वाले हंसोड़ अमित को चुप और गुमसुम देख उसे अटपटा लगा, परंतु आज वह मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। वह अमित की परछाई से भी इस समय दूर जाना चाह रही थी। अमित की उदास और पनीली आंखें चारों तरफ उसका पीछा कर रही थी। आज वंदना दुनिया में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी, जहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपने दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सके। उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसको अपनी दुनिया सूनी और वीरान लग रही थी। पीछे से अमित की धीमी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा? आज उसके बढ़ते कदम नहीं रुके थे। वह अमित को अनदेखा करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी थी और साथ ही साथ वंदना को अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए भगा भी दी थी। दोस्तों, छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।